स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एथिक्स या नीति शास्त्र, नीति शास्त्र के सारे सिलेबस को टू द पॉइंट देखेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे और मत्था पच्ची भी करेंगे, जिसका मतलब है कि हम लोग थोड़ा दिमाग चला के अपना क्रिप्स करेंगे या शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे कैसे एथिक्स में किसी आंसर को लिखना है। यहीं पे चलते चलते सीखेंगे। अगर आप लोग को GS4 की कंप्लीट तैयारी करनी है, मई से पहले आप लोग का प्री होना है मई में, तो मई से पहले अगर GS4 अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं इससे। चलिए अब हम लोग इथिक्स की तरफ चलते हैं कि इथिक्स है क्या, या नीति शास्त्र क्या होता है, कौन सा बला है, या हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में पहली बात है कि नंबर बहुत व्यापक स्कोप होता है लिखने का और अपने तरफ से लिखने का। ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि हमारा आंसर सही होगा और आपका गलत होगा, नहीं। एथिक्स को बहुत व्यापक रूप से देखा जा सकता है और सबका विचार अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो एथिक्स का व्यापकता देखते हुए ना, इसमें क्या चाहिए कि एक कंसाइज वे चाहिए कि हमें एथिक्स को समझना चाहिए और उसके बाद समझते हुए एक परिभाषा देते हुए, एक सुगठित सुव्यवस्थित परिभाषा देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम नीति शास्त्र को डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो, एथिक्स हमारा बना है ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड इथिका, इथिका से बना हुआ है। इथिका का मतलब क्या? इथिका का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है, प्रचलन, अभ्यास, ठीक है, आदत। आदत तो अगर हम ग्रीक वर्ड को ही परिभाषा के रूप में ले लें तो हम कहेंगे कि नीति शास्त्र रीति रिवाज, प्रचलन, अभ्यास एवं आदत का क्या है? विज्ञान है। बोल रहे हैं यहाँ पे विज्ञान है। नीति शास्त्र रीति रिवाज, प्रचलन, अभ्यास एवं आदत का क्या है? विज्ञान है। ये पहला बोल दे सकते हैं परिभाषा, बड़ा सिंपल वर्ड में, कि जो ग्रीक वर्ड्स का मीनिंग है उसको हमने मीनिंग निकालते हुए परिभाषा दे सकते हैं कि रीति रिवाज, प्रचलन, अभ्यास, आदत का विज्ञान को क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र बोलते हैं। रीति रिवाज, प्रचलन, अभ्यास, आदत के विज्ञान को नीति शास्त्र बोलते हैं। बड़ा सिंपल। अब जरा सा इससे एक स्टेप और आगे बोलते हैं। अब एक स्टेप से ये कहें कि परंपरा के अनुसार किया गया कार्य कैसा होता है? नैतिक होता है। परंपरा के अनुसार किया गया कार्य कैसा होता है? नैतिक होता है। और परंपरा के विरोध किया गया कार्य कैसा होता है? अनैतिक है। इसका मूल्यांकन कौन करता है? मूल्यांकन नीति शास्त्र द्वारा किया जाता है। तो नीति शास्त्र वह है जो परंपरा के अनुसार कार्य को नैतिक बोलता है और परंपरा के विरुद्ध के कार्य को अनैतिक बोलता है। दूसरी बात कि नीति शास्त्र वह है जो परंपरा के अनुसार कार्य को क्या बोलता है? नैतिक बोलता है। परंपरा के विरुद्ध कार्य को क्या बोलता है? अनैतिक बोलता है। दूसरा बोला। अब जरा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि किसी विद्वान का नाम लो तो ज्यादा वेटेज आता है, तो ले लो विलियम लिली का नाम ले लो। विलियम लिली क्या बोलते हैं? विलियम लिली बोलते हैं कि नीति शास्त्र उन सब का प्रस्तुत करता है या व्याख्या करता है जिनके आधार पे हम किसी व्यक्ति के कर्मों को उचित या अनुचित होने का निर्णय देते हैं। लो साहब, विलियम लिली के द्वारा क्या बोला गया कि नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या है, नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या है या व्याख्या करता है जिनके आधार पे हम किसी व्यक्ति के कर्मों को या अनुचित होने का निर्णय देते हैं। ठीक, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। विलियम लिली ने क्या बोला
कि इन्होंने कहा कि नीति शास्त्र उन मानकों का व्याख्या करता है जिनके आधार पे हम किसी व्यक्ति के कर्मों को उचित या अनुचित होने का निर्णय देते हैं। बड़ा सिंपल सा परिभाषा हो गया नीति शास्त्र का। ठीक है, अब जरा सा हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, जिसको कि कहा जाए कि बिल्कुल सही से परिभाषा देना। तो नीति शास्त्र क्या करता है? मानव के कर्मों का उचित या अनुचित का व्याख्या करता है। हमने अभी बोला ना कि मानव के कर्मों का, तो पहली बात है कि क्या सभी मानव, और कर्म में क्या सभी कर्म? तो ना साहब, ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमारा कैसा होना चाहिए? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला, सामाजिक जीवन व्यतीत करता हो, ठीक हो। और दूसरा क्या हो? सामान्य मानव हो, वैसा मानव होना चाहिए। और कर्म कैसा होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए, ऐच्छिक कर्म होना चाहिए। ठीक है, ऐच्छिक कर्म होना चाहिए। और ऐच्छिक कर्म का मतलब क्या? कि हम प्रयास या सायास कर्म बोलते हैं, ठीक है ना, सायास कर्म हो, अर्थात सोच समझकर, जानबूझकर किया गया कर्म क्या होता है? ऐच्छिक कर्म होता है। तो हम नीति शास्त्र में मानव के कर्मों के उचित या अनुचित होने का क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। तो भाई कर्म कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखना, ऐच्छिक कर्म होना चाहिए। तो जो हमने पीछे परिभाषा पढ़ा है उसको थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं। देखो कि पहली बात है कि मानव के कर्म क्या हो सकते हैं? मानव के कर्म हो सकता है कि उचित हो, राइट हो सकता है अनुचित हो, रॉन्ग हो। उचित का मतलब क्या? करना चाहिए। अनुचित का मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी आधार पे इसका निर्धारण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? निर्धारण किस पे किया जाएगा? निर्धारण अगर करना हो तो कोई आधार होगा, कोई मानदंड होगा, उसी के आधार पे हम निर्धारण करेंगे कि इसका कर्म उचित है, इसका कर्म अनुचित है। ठीक है, निर्धारण करते समय ये भी देखना होगा कि आधार क्या है, मानदंड क्या है। ये भी देखना होगा कि काल और स्थान परिस्थिति कैसा है, काल स्थान परिस्थिति कैसा है, उसके अनुसार भी निर्धारण उचित और अनुचित का हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि यूएस में माता पिता का पैर छूना नहीं है, प्रचलन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या? यूएस के लड़के माता पिता का पैर नहीं छूते तो क्या वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते? जबकि भारत में अगर माता पिता के सम्मान की बात हो रही है तो पैर छूना के हो रहा है, पैर छू रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्थान बदल गया। तो उचित या अनुचित का निर्धारण ऐसा नहीं कर सकते कि हम उचित होने का निर्धारण करेंगे कि पैर का ही होगा। तो अगर पैर छूने का देखा जाएगा सम्मान का माता पिता का, तो उचित भारत के संदर्भ में होगा, लेकिन यूएस में नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो काल स्थान और परिस्थिति के आधार पे भी निर्धारण होता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र क्या बोले कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले कैसा होना चाहिए? सामान्य मानव के कैसा कर्म होना चाहिए? ऐच्छिक कर्म या ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंड, आधार एवं सिद्धांतों, ठीक है, पर क्या करें? उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। तो बड़ा सिंपल है, हमने और थोड़ा सा ओपन कर दिया कि बताया कि मानव में सभी मानव नहीं होंगे, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव होना चाहिए। तो नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंड, आधार, सिद्धांतों पे उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है।
तो नीति शास्त्र का परिभाषा में यही हो जाएगा। एक परिभाषा सिंपल सा दे सकते हैं कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन, पूछा जाए कि नीति शास्त्र में क्या किया जाता है या नीति शास्त्र का मतलब क्या है या नीति शास्त्र का परिभाषा दीजिए, तो बोलेंगे कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला, सभी मानव नहीं, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंड, आधार, सिद्धांतों पे उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। अब ये निर्धारण क्यों किया जाता है, इसके आगे एक और लाइन जोड़ो। क्यों? क्योंकि ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना किया जा सके। हमने बोला कि देखो भाई, नीति शास्त्र में कैसा मानव होना चाहिए, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला मानव होना चाहिए और सामान्य मानव होना चाहिए। सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंड, कुछ आधार, सिद्धांत पे उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है ताकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना किया जा सके। इसलिए नीति शास्त्र का हो गया। भाई ये बात समझो कि हमने परिभाषा देने के लिए कितने बड़े बड़े परिभाषा लिखे। विलियम लिली का परिभाषा बोला, इससे पहले देख लेते हैं विलियम लिली का भी परिभाषा हमने बोला है। विलियम लिली ने क्या बोला, देखो कि नीति शास्त्र उन मानकों के व्याख्या करता है जिनके आधार पे हम किसी व्यक्ति के कर्मों को उचित या अनुचित होने का निर्णय देते हैं। ये विलियम लिली ने बोला। हमने इसको थोड़ा सा और विस्तार कर दिया। हमने कहा कि मानव के कर्म, मानव में कैसा मानव होना चाहिए, तो हमने बताया कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव होना चाहिए। एक्सप्लोर कर दिया, थोड़ा सा और कर दिया। और कर्म कैसा होना चाहिए, ऐच्छिक कर्म होना चाहिए, संयास कर्म होना चाहिए, जो सोच समझ के जानबूझकर किया जाए कर्म, वैसा कर्म होना चाहिए। उसके आधार पे हमने क्या किया, परिभाषा दिया कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंड, आधार, सिद्धांतों पे उचित अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये निर्धारण किया क्यों जाता है, ताकि जो उसका व्यक्तिगत हित है और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना किया जा सके। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझते हैं कि आप कहीं के, मान लो कि एसडीएम बन के बैठे हुए हैं और ब्लॉक लेवल पे आप विधि, कानून नियम के अनुसार क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, आप नैतिक रूप से क्या हो, उत्कृष्ट व्यक्ति हो, नैतिक रूप से बहुत सम्मान व्यक्ति हो, तो आप विधि, कानून, नियम के अनुसार कर रहे हो। ठीक है ना। अब जरा से देखो कि हमने कहा कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, तो अगर कभी ऐसा आ जाए आपके ऊपर, भाई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आप क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए और डिप्रेशन की वजह से आपकी मानसिक स्थिति क्या हो, डमाडोल हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि आप तो सामाजिक थे, अभी भी हैं, अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन मानसिक सामान्य मानव आप नहीं रह गए। हो सकता है कि आप एसडीएम हैं, आपके ऊपर किसी के बल द्वारा काम करवा दिया जाए, लोभ द्वारा काम करवा दिया जाए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, लोभ के द्वारा काम करवा लिया जाए। हो सकता है कि आपको यहाँ छल के द्वारा काम करवा लिया जाए, तो आपका कर्म होगा वो तो ऐच्छिक होगा नहीं। जब ऐच्छिक नहीं होगा आपका कर्म, क्योंकि आपने जानबूझ के सोच समझ के काम नहीं किया, क्योंकि आपको डिप्रेशन है, आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और ये बाह्य बलों के आधार पे आपने कर्म किया, इसका मतलब आपने ऐच्छिक कर्म नहीं किया है। और ऐच्छिक कर्म नहीं किया तो फिर हम आपको कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप मूल्यांकन आपका कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं का करेंगे कि अनैतिक या अनैतिक जानबूझ के कोई काम करें। जैसे एग्जांपल कि जानबूझ के हम क्या करें, किसी के, आप ही एसडीएम हो और जानबूझ के आप किसी
सशक्त आदमी के या गरीब संवेदन या वंचित बोल दो यार, वंचित किसी वंचित वर्ग के, ठीक है, वंचित वर्ग के शोषण में आप भी भागीदार हो जाते हैं और जानबूझ के हो रहे हैं, होशो हवास में हो रहे हैं, तब आपको कर्म को किसी आधार पे हम कह सकते हैं कि अनैतिक है आप, ठीक है ना। कुल मिलाजुला के बात यही है कि हमने कहना ये है कि सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। कैसा? सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ कैसा होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, ठीक। और ये जो कर्म करे वो कर्म कैसा होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए, ठीक है। और इस ऐच्छिक कर्म का किसी सिद्धांत के आधार पे मानदंड के आधार पे, कोई मानदंड है, मानदंड के आधार पे क्या करें? हम ये बताएं कि आपका कर्म उचित है या अनुचित है। ये उचित या अनुचित का होने का क्या करें? निर्धारण करें, ठीक है। तो निर्धारण करते हैं। तो यही सीधी बात है कि नीति शास्त्र में इथिक्स में हम क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक व्यक्ति या सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए? ऐच्छिक कर्म होना चाहिए। और उस ऐच्छिक कर्म का किसी सिद्धांत और मानदंड के आधार पे हम उचित या अनुचित होने का निर्धारण करते हैं। तो नीति शास्त्र में यही किया जाता है। नीति शास्त्र में किसी सामाजिक व्यक्ति का जो सामान्य है, उसके ऐच्छिक कर्मों का किसी सिद्धांत मानदंड के आधार पे उचित या अनुचित होने का निर्धारण किया जाता है। नीति शास्त्र में हो गया, निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जाता है। हो गया, ये बात समझ में आया। और क्यों किया जाए भाई? हम नैतिकता को क्यों प्रमोट करते हैं? ये आएगा, अभी आगे आएगा। नैतिकता को या नीति एथिक्स को क्यों प्रमोट करते हैं? ऐसा नहीं ना कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे का गला घोट दें। तो व्यक्तिगत के साथ जो हमारा व्यक्तिगत लाभ है या व्यक्तिगत जो कह सकते हैं कि हित है, वो सामाजिक हित से भी हमारा क्या सामंजस्य बैठाने के लिए। और ये सामंजस्य क्यों बैठा रहे हैं? ये सामंजस्य इसलिए बैठा रहे हैं कि इससे मानव कल्याण होता है, मानव कल्याण की उत्पत्ति होती है। इससे मानवीय जीवन स्थापित होता है, मानवीय जीवन। तो ओवरऑल हमारा यही कहना है कि क्या हम ये बोल रहे हैं कि देखो, नीति शास्त्र, फिर से वही से स्टार्ट कर रहे हैं। नीति शास्त्र हमारा क्या है? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों या मानकों के आधार पर क्या निर्धारित किया जाएगा? उचित या अनुचित होने का निर्धारण किया जाएगा। और ये निर्धारण इसलिए किया जाएगा ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके, ठीक है। और स्थापित हो सके मतलब इसके अलावा क्या? तो स्थापित करके हम करेंगे क्या? व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित होगा तो क्या करेंगे? इससे हमें मिलेगा तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो, ठीक है ना। ये हमारा नीति शास्त्र का पहला परिभाषा या नीति शास्त्र को समझे। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी आपको यूज आए, चाहे विलियम लिली का कर लो, विलियम लिली के ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको और ओपन कर दिया गया है, ठीक है। विलियम लिली के बाद इस परिभाषा को ले सकते हैं, या नेक्स्ट परिभाषा हम फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, क्योंकि हमें पीएचडी तो करना नहीं है। तो फ्लो चार्ट में क्या होगा? देखो कि नैतिकता हम लिख रहे हैं या नीति शास्त्र, नैतिकता क्या है?
ये फ्लो चार्ट आप लोग बना भी लेना, जो लोग टेट ग्रुप में है वो बना लेंगे, क्योंकि ये फ्लो चार्ट हमने दिया नहीं है। नैतिकता प्रत्यय, इसमें क्या हो, नैतिक प्रत्यय हो। नैतिक प्रत्यय का मतलब क्या, शुभ, ठीक है, वांछनीय, वांछनीय, ठीक है, उचित इत्यादि, ठीक है ना। नैतिक प्रत्यय हो, नैतिकता में एक कंपोनेंट नैतिक प्रत्यय होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि सद्गुण होना है। सद्गुण का मतलब क्या, ये एडवांस लेवल में जब हम लोग पूरा खत्म कर देंगे तो इसको कोरिलेट करेंगे। पहले जो बाद में पढ़ चुके हैं सद्गुण वगैरह, बाद में जब पढ़ेंगे तो कोरिलेट करेंगे तो सही समझ में आएगा, अभी नहीं। देखो बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, साहस, साहस, न्याय, ठीक है ना। तो हमने कहा कि नैतिकता क्या है, जिसमें नैतिक प्रत्यय हो, जिसमें सद्गुण हो। इथिक्स क्या है, तो जिसमें नैतिक प्रत्यय हो, शुभ हो, वांछनीय हो, उचित हो। नैतिकता क्या है, तो सद्गुण, जिसमें सद्गुण हो, अर्थात उसमें क्या हो, बुद्धिमत्ता हो, साहस हो, न्याय हो, ठीक है, इत्यादि। किसके, देखो तो दो चीज होता है, एक होता है साध्य और एक होता है साधन, ठीक है ना। साध्य साधन का विकास, जो विकास किया जाए, विकास एवं सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, विकास और सह अस्तित्व कैसे के अनुसार होना चाहिए, देश, देश और काल के अनुरूप हो। देश और काल के अनुरूप जो साध्य और साधन का विकास और सह अस्तित्व होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, देश और काल के अनुरूप में होना चाहिए। इन तीनों का आर्थिक, आखिर इनका क्या हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो अंतिम लक्ष्य ये है, अंतिम लक्ष्य ये है नैतिकता का भी, मानव कल्याण। बड़ा सिंपल वे में हम फ्लो चार्ट में बोल सकते हैं कि नैतिकता, एथिक्स है क्या, जो नैतिक प्रत्यय से जुड़ा हो, या नैतिकता है क्या, जो नैतिक प्रत्यय से जुड़ा हो, अर्थात ब्रैकेट में लिखें शुभ हो, वांछनीय हो, उचित हो, जो सद्गुण से जुड़ा हुआ हो, अर्थात इसमें बुद्धिमत्ता हो, साहस हो, न्याय हो, ठीक है, विवेक हो। साध्य और साधन, जो साध्य और साधन का विकास भी हो और सह अस्तित्व हो। विकास और सह अस्तित्व कैसा होना चाहिए, देश और काल के अनुरूप होना चाहिए, जिसका इन तीनों कंपोनेंट का अंतिम लक्ष्य क्या है, मानव कल्याण होना चाहिए। तो नैतिकता का अंतिम लक्ष्य क्या है, मानव कल्याण ही है भाई। अगर कहीं संघर्ष है, किसी को उचित या अनुचित ठहरा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अगर दोषी को हमें दंड देना है, अगर कोई पाप कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, तो हमें दंड देना है। और दंड देना है तो हमें कैसे होगा, उसको दंड देंगे तभी तो मानव कल्याण होगा। कैसे होगा कल्याण मानव, जब दंड देंगे तो वो वैसे लोग क्या करेंगे, डरेंगे, डरेंगे, फिर से वो हत्या करेंगे नहीं, इसलिए मानव कल्याण बढ़ेगा, वृद्धि होगा। तो नैतिकता, नैतिकता वह है जिसमें नैतिक प्रत्यय, सद्गुण, साध्य एवं साधन का विकास, सह अस्तित्व, देश एवं काल के अनुरूप हो, जिसका अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण हो, वही नैतिकता है। ऐसे ही बोल दिया आप। इथिक्स क्या है, जिसके नैतिकता वह है, या नीति शास्त्र वह है जिसके अंतर्गत नैतिक, नैतिक प्रत्यय, सद्गुण, साध्य एवं साधन का विकास एवं सह अस्तित्व, देश काल एवं देश काल के अनुरूप हो, जिसका अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण है, वही नैतिकता है। बड़ा सिंपल वे में हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आप लोग जैसा भी चाहो इसको अपने वर्ड में लिखो। लेकिन ये फ्लो अगर आपके पास लिखने का नहीं है तो ये फ्लो डायग्राम बना के आ जाओ, ये हमारी जगह नहीं था, लेकिन ऐसे ही बनता, अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण। ठीक है, ये बात हो गई। अब जरा सा आते हैं कि नैतिकता का विकास किया जाए, कैसे किया जाए नैतिक। अभी तक हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, नैतिक का विकास कैसे किया जाए, या नैतिकता कैसे विकसित होती है, ये ध्यान रखना। ये हमने हर बार बोला कि एथिक्स के बारे में बात हो रहा है, तो एथिक्स में बात आती है नैतिकता की, एथिक्स की, ठीक है, नीति शास्त्र की। तो कैसे विकास करें, लोगों में कैसे करते हैं, या विकास कैसे हुआ। तो नैतिक विकास कैसे, देखो कैसे होता है विकास, हम सीधे सीधे लिखें नैतिक विकास।
अगर किसी में नैतिक विकास करना तो कैसे होता है, तो द्वारा माता पिता के द्वारा जो अनुकरण किया जाएगा, बच्चे क्या करते हैं, या ऐसा समझो कि बालक होता है, कोई बालक होता है, वो तो जन्मा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही जन्म लिया उसके अंदर नैतिक विकास हो जाएगा, तुरंत पैदा हुआ और वो एथिक्स मोरल की बात करने लगेगा, नहीं करेगा। तो उस बालक कैसा होता है, दिमाग कोरे कागज की तरफ होता है, जैसा इसको फोल्ड करेंगे, मोल्ड करेंगे, वैसा बालक बन जाएगा। तो इस बालक में नैतिक विकास कैसे होता है ये देख लें, तो माता पिता के जैसा करेंगे वैसा अनुकरण करेगा या अनुसरण करेगा। परिवार के माध्यम से, परिवार अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, और अच्छी अच्छी बात नहीं, खराब भी बात सिखाता है। तो नैतिक विकास की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात पे फोकस रखेंगे। अनुकरण के माध्यम से, कोई कुछ कर रहा है उसको देख के, अनुसरण के माध्यम से उसके जैसा बन रहा हो, ठीक है। फिर मित्र मंडली के द्वारा, मित्र मंडली या संगत बोल दे, संगत के आधार पे। फिर शिक्षा से, जितना अच्छा शिक्षा होगा, नैतिक शिक्षा देंगे उसको होगा। फिर नैतिक विकास कैसे किया जा सकता है, पुरस्कार से किया जा सकता है, पुरस्कार से या दंड दे के भी किया जा सकता है। अगर गलत काम कर रहा है तो उसको दंड दे दो, ठीक है। या हम प्रशंसा भी करके नैतिक विकास कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में ऐसा बोला जा रहा है, अरे तुम तो निठल्ले हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम ये देखो वो बगल वाले आंटी के घर के लड़का वो बढ़िया निकल गया, एग्जाम निकाल लिया, तो वो फिर क्या हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। प्रशंसा करने पे, प्रशंसा करोगे तो नैतिक विकास होगा उसका, ठीक है, नैतिक विकास होगा। जैसे कि अगर उसको प्रशंसा, कोई चीज अच्छा काम किया, कि रास्ते पे चल रहा था, छोटा बालक है, 10 साल का ही है, रास्ते में 100 रुपया किसी का गिर गया और वो उठा के जिसका गिरा था उसको दे दिया, तो अगर वहां पे प्रशंसा देना बनता है आपका, अगर देखते हैं तो वहां पे प्रशंसा दीजिए। जब आप प्रशंसा देंगे तो वो बार बार ऐसे काम को करेगा, उसके अंदर नैतिक विकास होगा, ठीक है। नैतिक विकास क्या हो सकता है, और कि हम क्या उचित है, क्या नहीं उचित है, उसके बारे में हम ज्ञान दें, मार्गदर्शन करें। जैसे घर में बोला जाता है, माता पिता मार्गदर्शन करते हैं कि ये बेटा मत करो, वो मत करो, या समाज के द्वारा निंदा किया जाता है, अगर कोई गलत काम करता है तो निंदा किया जाता है, तो ये निंदा करना भी नैतिक विकास में भागीदारी होता है। तो नैतिक विकास कैसे हो सकता है, नैतिक विकास कैसे हो सकता है, ये देखो, माता पिता के अनुकरण अनुसरण से बालक सीख सकता है, परिवार के द्वारा अनुकरण अनुसरण दूसरे के द्वारा ही देख के सीख सकता है। मित्र मंडली की संगत कैसा है, अगर अच्छे संगत में है तो अच्छा सीखेगा, नैतिक विकास होगा। अगर गलत मित्र मंडली मिल गया तो गलत व्यवहार सीखेगा। शिक्षा कैसा क्या है, अगर शिक्षा, ये माना जाता है कि जो अच्छे शिक्षित होंगे उनका नैतिक विकास अच्छा होता है। निंदा के द्वारा देखा जा सकता है, अगर समाज निंदा करे तो वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। या आप कभी देखो ना कि आप तैयारी कर रहे हो, आप घर पे नहीं जाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि समाज के लोग आपको देखेंगे तो कुछ टॉन्ट मारेंगे, ठीक है। तो आप टॉन्ट मारेंगे तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हो कि कुछ बन के दिखाना है, ठीक है ना। तो पुरस्कार और दंड अगर मिल रहा है, जैसे कि हमने कहा कि अच्छा ठीक है, किसी को हमने हेल्प किया, कोई बहुत गरीब था, एक बच्चा बहुत छोटा है, उस गरीब था, उसको ले जाके 100 रुपया दे दिया, ठीक है, 100 रुपया दे दिया, और वो बेचारा भरपेट खाना खाया, 5 दिन से भूखा था, भरपेट खाना खाया, वो भी छोटा बच्चा किया, तो उसको पुरस्कार देना चाहिए, दंड देने की बात नहीं है। तो वो पुरस्कार दोगे तो वो ऐसे काम के लिए, या कहेंगे वंचितों के दुख दर्द क्या करेगा, समझेगा। दंड अगर वहीं पे मान लो कि 100 रुपया ना दे के लात मार के उस बच्चे को, 5 दिन का भूखा है, लात मार के भगाओ, तो वैसे में दंड देना चाहिए, तो वो सीखेगा सोशल वैल्यू को, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उसको सीखेगा। प्रशंसा की बात करें, प्रशंसा के माध्यम से भी हम नैतिक विकास कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका मार्गदर्शन करके, ठीक है। तो इस तरह से हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नैतिक चेतना क्या है। नैतिक चेतना, मोरल कॉन्शियस क्या है। हमने कहा कि नैतिक चेतना का मतलब क्या है, तो ये समझो कि नैतिक चेतना कभी डिफाइन करने के लिए ही आ जाए कि नैतिक चेतना क्या है। मानव में तो कब जागृत होता है, कैसे जागृत होता है,
तो हमें छोटी छोटी चीजें समझना चाहिए। हम सिर्फ समझा रहे हैं, अभी जो पीपीटी पे चलेंगे तो वहां पे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, नैतिक चेतना का मतलब क्या कि मानव जीवन अगर देखा जाए तो मानव का जीवन संवेग और बौद्धिक पक्ष का समन्वय है। तो मानव का जीवन हमेशा संवेग होता है, जैसे कि उसके अंदर प्यार भी होगा, घृणा भी होगा, ठीक है, कैसा भी संवेग आ सकता है। और बौद्धिक पक्ष का, जैसे कि अगर बहुत प्यार आएगा, संवेग का आएगा, प्यार का संवेग आएगा तो बौद्धिक पक्ष भी जागृत होगा। अगर घृणा आएगा तो मारने का मन किया, तो बौद्धिक बोलेगा, बुद्धि बोलेगा ना भैया ना, ऐसा ना करो, कुछ हो जाएगा। बौद्धिक क्या करता है, बुद्धि है और संवेग। हमेशा मानव का जीवन दो चीज से ही तारतम्य मिला के चलता है। देखना कभी भी मानव क्या होता है ना कि अपना जीवन में, जैसे अभी क्या है ना कि होगा कि यार इसने हमको वो बोल दिया, किसी ने बोल दिया कुछ आपको, ये बोल दिया, अच्छा रुको बताते हैं क्या संवेग तुरंत आया आपके मन में, संवेग आया, ठीक है ना। तो वो संवेग का मतलब क्या कि तुरंत आपके विचार में आया कि हाँ बताते हैं, लेकिन बुद्धि थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट बाद गहरी सांस लिए तो वो कहेगा अरे यार तुम क्या फालतू की बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हो, छोड़ो, इस बातों में कुछ रखा नहीं है, पढ़ लिख के बन जाओ। तो बुद्धि समझा के इसको नियंत्रण करती है। संवेग हमेशा कोई अति काम करेगा, कोई भी काम अगर संवेग से होगा, जैसे गुस्सा आ गया तो संवेग में होगा, ऐसा है ना, खुश भी हो जाएगा तो भी वो संवेग में कुछ गलत काम हो सकता है। गुस्सा भी हमेशा अति काम करेगा संवेग। बौद्धिक क्या करेगा, बौद्धिक हमेशा नियंत्रण करता है, अति ना करे कोई सी चीज का। देख लेना कभी भी ऐसा होता है। जैसे आप लोग के ही पे कहानी है कि अगर पापा से पैसा मांगना है, आप बाहर रह रहे हो, पापा से पैसा मांगना है, तो पापा से पैसा मांगना है तो उनके मूड देखते हो कि अगर सही है तभी पैसा मांगोगे। तो आपकी बुद्धि क्या बोलती है, भाई ये मूड अच्छा रहेगा तो पैसा भी अच्छा देंगे, मूड अगर अच्छा होगा, देखो जब आपका दिमाग यही बोलता है कि पापा जब खुश रहेंगे तो अति कर सकते हैं, अर्थात हमको पैसा जितना चाहिए उससे 5-10 हजार रुपए बढ़ा के दे सकते हैं। और ऐसा किसी के जितने हो ना, देख लेना, पूछ के, वो होता भी है। तो संवेग और बौद्धिक पक्ष का समन्वय होता है हमेशा, और इसी संवेग और बौद्धिक पक्ष के समन्वय के कारण उसके आचरण या व्यवहार दिखता है। जैसा होगा आचरण और व्यवहार दिखेगा। अगर बौद्धिक ने कंट्रोल कर लिया तो वो गुस्सा होके भी शांत हो जाएगा, लेकिन अगर संवेग बहुत ज्यादा होगा और बौद्धिक कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो मारने पे उतर जाएगा, हाथ छोड़ देगा। तो उसके आचरण और व्यवहार इन्हीं दो रूपों को देखने को मिलता है। हम नैतिक चेतना के पहले बता रहे हैं कि क्या है नैतिक चेतना की बात। हमने बोला कि नैतिक चेतना से पहले कुछ तो बोल वचन करना होगा, कैसे होगा, नैतिक चेतना की बात करेंगे। तो नैतिक चेतना को समझने के लिए हमने कहा कि मानव का जो जीवन होता है वो दो पक्ष का समन्वय होता है। दो पक्ष कौन, एक संवेग और दूसरा बुद्धि, दोनों का समन्वय होता है। और इसी के आधार पे व्यक्ति क्या करता है, आचरण करता है या व्यवहार करता है, इन्हीं के आधार पे। दूसरा देखो, मानव का एक रूप तो ये पढ़ लिया मानव के जीवन का। दूसरा क्या है, मानव के अंदर एक होता है कि सहज प्रवृत्ति है। मानव की एक सहज प्रवृत्ति होती है। सहज प्रवृत्तियां होती हैं क्या, जैसे कि भावनाएं, ठीक है, इच्छाएं, इंद्रिया को क्या करना चाहे, भावना, अपनी भावनाओं को क्या करना चाह रहा है, पूरा करना चाह रहा है, इच्छा को पूरा करना चाह रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाह रहा है, ये मानो खींचा चला जाता है। तो ये एक तरफ ले जाता है। और बुद्धि क्या करता है, यही बात, संवेग इसी को बोलते हैं, भावनाएं और इच्छाएं, इंद्रिया, ठीक है ना, ये एक तरफ ले जाएगा आपको संवेग। तो बुद्धि क्या करेगा, बुद्धि उसको नियंत्रण करेगा और निर्देशित करेगा। नियंत्रण करेगा प्लस क्या करेगा, निर्देशित करेगा, और ऐसा करके ये दूसरी तरफ ले जाएगा।
जब भी संवेग आएगा, भावनाएं आएंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, इंद्रियां को संतुष्ट करने की बात होगी, तो वो आपको एक तरफ ले जाएगा। बुद्धि का काम क्या है कि इन भावनाओं, इच्छाओं और इंद्रियों पे नियंत्रण करेगा, निर्देशित करेगा और ये कहीं और ले जाएगा। ऐसा बात हम क्यों कर रहे हैं? तो मानव के, आप देखो, मानव के बात करें तो मानव क्या होता है कि व्यक्तिगत हित, ऐसी बात क्यों कर रहे थे आप समझ में आएगा। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में द्वंद्व होगा। व्यक्तिगत हित में और सामाजिक हित में द्वंद्व होगा तो वो सोचेगा कि क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, क्यों करें, ये तमाम क्वेश्चन उठेंगे। भाई क्यों होगा? व्यक्तिगत हित की बात आएगा, सामाजिक हित की बात करेंगे कि वो कहेगा, अगर कोई मानव होगा वो सोचेगा, क्यों, किससे सोचेगा? संवेग से सोचेगा, ठीक है, इच्छाएं होंगी कुछ उसकी, और बुद्धि भी होगा, वो क्वेश्चन करेगा कि हम अपना लाभ ना देख के सामाजिक लाभ क्यों देखें, अपना लाभ क्यों अपना बनता, आगे समझ ही रहे हो। तो व्यक्तिगत लाभ देखें हम, सामाजिक हित भाई, सामाजिक हित में क्यों हम सामाजिक हित को वर्चस्व दें या अपने को क्यों ये रखें, क्वेश्चन उठने लगता है। और ये दो के कारण होता है। फिर उठेगा कि हम कोई तात्कालिक लाभ ले लें, तात्कालिक लाभ लें वर्सेस दीर्घकालिक कोई लाभ लें, दीर्घकालिक लाभ लें। हम वासना और बुद्धि में से किसको सही माने? कोई परिस्थिति में फंस गया है, परिस्थितियों की जटिलता आ गई है, तो उसमें हम क्या करें? ऐसी चीजों में द्वंद्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब नैतिक चेतना की बात कर रहे हैं कि हम लिखेंगे कि मानव जीवन हमेशा संवेग और बौद्धिक पक्ष का समन्वय होता है, और मानव अभिव्यक्ति, इस संवेग और बौद्धिक पक्ष का अभिव्यक्ति किससे होता है? मानव के आचरण और व्यवहार से होता है। वही हम बात बता रहे थे। तो जहां एक तरफ मानव क्या करता है, ये पीछे बोल रहे थे कि मानव एक तरफ क्या होगा, सहज प्रवृत्तियों के पीछे भागने लगता है, भावनाएं, इच्छाएं, इंद्रियों के प्रति बंद कर, वहीं दूसरी तरफ बुद्धि क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है, निर्देशित करता है। तो ये दो चीजें हैं, सहज प्रवृत्तियां और बुद्धि। तो हमारे सामने क्या होता है, मानव हमेशा जो हित होता है, टकरार होता है, द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को पीछे ये सोचता है कि क्या करें, इसमें कैसे करें, क्या ना करें। जब ये सोचने लगेगा तब जाके उसे नैतिक चेतना का विकास होगा। वो जब कहेंगे कि व्यक्तिगत हित में सामाजिक हित का द्वंद्व उठेगा, और फिर उस किसको वरीयता देगा, वो सोचेगा, समझेगा, बुद्धि से एनालिसिस करेगा, फिर तत्कालिक लाभ को हम दें वरीयता की, दीर्घकालिक लाभ को दें वरीयता, वासना को वरीयता दें कि बुद्धि को वरीयता दें, परिस्थितियों की जटिलता भी सिखा देती है ऐसे। तो ऐसे में क्या है, कैसे करें, क्यों करें, ऐसा क्वेश्चन करने लगता है। क्यों? यहाँ पे बुद्धि बैठा हुआ है। अब बुद्धि का है हमेशा लकड़ी लगाना, क्यों करें, कैसे करें, क्या ना करें, क्यों करें। तो जब ये लकड़ी लगाएगा तो द्वंद्व होगा, और जब द्वंद्व होगा तो ऐसे में नैतिक चेतना का विकास होगा। तो नैतिक चेतना का विकास होगा, या नैतिक चेतना क्या होगा, जागृत होगी। जब द्वंद्व की स्थिति, एक अपरिहार्य है कि जब भी द्वंद्व होगा, द्वंद्व की स्थिति आएगी, तभी आदमी के अंदर नैतिकता जागृत होती है। जैसे आपके अंदर होता है कि यार हम अपने दोस्त को हेल्प करें, अच्छे नोट्स देके कि ना करें। द्वंद्व में आप फंसे रहते हो कि यार हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आप अगर नैतिक हो गए तो ये सोचोगे यार चाहे वो बने चाहे हम बने, बात तो एक ही है। आल्दो नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब नैतिक स्तर पे आ जाओगे तो एक ही बात होगी। जहां भी द्वंद्व होगा, द्वंद्व से निराकरण करके आप आगे आओगे तो नैतिकता जागृत होगी आपकी। अर्थात हम एक लाइन में नैतिक चेतना क्या है उसको डिफाइन करें। नैतिक चेतना को अगर डिफाइन करना हो कि उचित, इतना काम करने का, बोलने का मतलब क्या था, जब एक ही लाइन लिखना था, उचित अनुचित, अच्छा बुरा आदि नीति संबंधी
प्रत्ययों की चेतना ही नैतिक चेतना है। बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पे, अब समझ में आया नैतिक चेतना क्या है, कि क्या उचित है क्या अनुचित, अच्छा बुरा आदमी। नीति संबंधी प्रत्ययों या नैतिक प्रत्यय हमने बताया क्या, शुभ होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए, ठीक है ना, उचित होना चाहिए, प्रत्ययों की ही चेतना। तो नीति संबंधी प्रत्ययों की ही चेतना ही क्या है, नैतिक चेतना है, मोरल कंसेंस है। तो नैतिक चेतना का मतलब उचित या अनुचित, अच्छा बुरा आदि का नीति संबंधी प्रत्ययों की चेतना है। हम उचित अनुचित कैसे डिसाइड करेंगे, जब द्वंद्व में फंसेंगे, जब द्वंद्व में होगा कि भाई पढ़ ले, ठीक है ना, पढ़ ले, जब बात आएगी कि पढ़ ले, अभी थोड़ा सा कष्ट होगा, बाद में तुमको बहुत लाभ मिलेगा, यहां पे होगा कि फिर नैतिकता की बात आएगी। आप तत्कालिक लाभ में देख रहे हो कि तत्कालिक लाभ देखा करना चाहिए कि दीर्घकालिक लाभ होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम इससे पहले नैतिक चेतना की इतनी कहानी क्यों बताएं। नैतिक चेतना में संवेग बुद्धि के आधार पे ही आचरण और व्यवहार करता है इंसान। मतलब सहज प्रवृत्तियां होती हैं जिनकी भावनाएं, इच्छाएं, इंद्रियां एक तरफ ले जाती है आदमी को, तो बुद्धि दूसरे तरफ ले जाती है, उस पर नियंत्रण करती है, निर्देशित करती है। कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा, देख लेना। अर्थात हमने करने का मतलब है कि आदमी क्या हो जाता है, एक तरफ द्वंद्व की तरफ जाता है। सहज प्रवृत्तियां एक तरफ ले जाएंगी, बुद्धि आपको एक तरफ ले जाएगा। हम ये करें कि ये करें, बुद्धि जो बोल रही है वो करें कि हम संवेग बोल रहा है वो करें। जब इसके बीच में द्वंद्व होगा, अब द्वंद्व होगा, तब जाके वो आदमी के अंदर क्या होगा, नैतिक चेतना का विकास होगा। अगर वो द्वंद्व में से गलत रास्ता चुनेगा तो अंतोगत्वा जाके वो लास्ट में फिर से सही पाथ को जान जाएगा, क्योंकि उसको असफलताएं ही मिलेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारा नैतिक क्या है कि पापा मम्मी पैसा दे रहे हैं, पैसा कैसे कमा के हमें पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। ये क्या नैतिक रूप से सही है? हमने अपने ऐसो पैसे से वो देख लिया, क्षणिक हम सुख ले रहे हैं उस पैसे से, मदिरा पान जिसको कर रहे हैं, या लड़कियों पे या लड़कों पे, किसी पे भी खर्च कर रहे हैं, क्षणिक सुख के लिए हम इनके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के। क्या ये नैतिक है? दीर्घकालिक रूप में हमें क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक रूप में हमें विचार करना चाहिए कि चलो पैसा ले रहे हैं, आज नहीं तो 6 महीना पे, नहीं तो 1 साल पे हम क्या करेंगे, सेट टारगेट करके अब टारगेट सेट करेंगे और हिट कर देंगे दीर्घकालिक रूप में। लेकिन क्षणिक में कि पैसा आ रहा, वो लोगों को देख के बहक गए, या इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां भी बहकाती हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चकमकाते शहर में आ पाए ना, तो इस तरह से हो जाता है। अगर ये हो गया तो मान लो कि आपने इच्छाओं के आधार पे ये काम करना है, तो आप 1 साल पे लाभ जब खाओगे ना, तो फिर आप सीख जाओगे कि क्या हमने गलत डिसीजन है, उचित क्या था, अनुचित क्या था, ये पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो हमने कहा कि हाँ, आपका चेतना क्या हो गया है, नैतिक चेतना जागृत हो गई है। तो वही हमने बोला कि नैतिक चेतना को एक लैंग्वेज में, हम लाइन में भी बोल सकते थे कि उचित या अनुचित, यही बात तो हम बोल रहे हैं, अच्छा या बुरा आदि नीति संबंधी प्रत्ययों की चेतना ही नैतिक चेतना है। बस खत्म बात है यहाँ पे, ठीक। अब आ जाते हैं कि नीति शास्त्र का विकास क्यों हुआ। नीति शास्त्र का विकास क्यों हुआ, क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हम पॉइंट वाइज में लिखेंगे, हम थोड़ा सा एक आध पॉइंट को अच्छे से डिस्क्रिप्ट करके लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने की वजह से इसके पास क्या हो गए, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, उद्देश्य होता है कुछ, ठीक है, उद्देश्य होता है, स्वार्थ होता है,
स्वार्थ में भी भेद हो सकता है, विरोध होता है। तो इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और उद्देश्य में मनुष्यों में क्या होता है? भेद होता है। इच्छाएं भी अलग अलग होती है, अंतर होता है, भेद होता है। और इस भेद की वजह से क्या होता है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सीधी बात है कि मनुष्य के विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के अंदर अपने अपने इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उद्देश्य होता है, स्वार्थ होता है, ठीक है। इनके होने के कारण आपस में क्या हो जाता है? मानव के अंदर संघर्ष होने लगता है। और इस संघर्ष को अगर देखें तो संघर्ष की जब उत्पन्न होता है तो उस संघर्ष की वजह से सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी तो फिर इसको दूर करने के लिए कौन आएगा? नीति शास्त्र आएगा। इतना दूर जाके हमने नीति शास्त्र को क्यों, नीति शास्त्र का विकास क्यों हुआ, समझाया कि मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। उसकी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उद्देश्य होता है, स्वार्थ होता है, और इसमें भी विभेद पाया जाता है। हर एक आदमी का अलग अलग आकांक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, और इन भेद की वजह से इनके अंदर क्या होता है? संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। और जब भी संघर्ष होगा वो सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। तो इन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या लाना चाहिए? नीति शास्त्र होना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे इतना बताने के बाद सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, इसलिए विकास हुआ। दूसरा क्या है? एक पॉइंट यहां पे अब हमने लिख दिया उतना बताने के बाद कि मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, जानते हो, जरूरी है। तो पहली बात कि मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीना है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई समस्या है उसका समुचित समाधान चाहिए, समुचित समाधान चाहिए, ठीक है। और हमारे जीवन की जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाई मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? समुचित, जो भी कोई समस्या है उसका समाधान चाहिए, और जीवन जीने के लिए उसके उद्देश्यों की प्राप्ति चाहिए। तो समुचित समाधान देने के लिए या जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति किसी मानक और इसके लिए किसी मानक का या सिद्धांत का स्थापना करना क्या है? नीति शास्त्र इसको प्रेरणा देती है, या नीति शास्त्र के अंतर्गत होता है। क्या कि मानव, हम ऐसे करते हैं, बड़े सिंपल से और बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, बोल सकते हैं ना, दूसरा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मानक एवं सिद्धांत की स्थापना करना ये नीति शास्त्र को प्रेरणा देती है। नीति शास्त्र को प्रेरणा देती है। कैसे? कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो भाई अगर सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगा तो गरिमापूर्ण जीवन जिएगा नहीं। तो कुछ मानक होगा, कुछ सिद्धांत होगा, उसके आधार पे उसको चलना होगा, अपने उसी मानक के आधार पे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी होगी। तो ये करके वो स्थापना कौन करेगा? नीति शास्त्र ही करेगा। तो मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किसी मानक और सिद्धांत पे करने के लिए कौन? नीति शास्त्र ही आता है जो वो मानक और सिद्धांत देता है। इसलिए नीति शास्त्र क्या है? विकास हुआ। समझ रहे हो? नीति शास्त्र का विकास क्यों हुआ? सामाजिक व्यवस्था को या मूल्यों को बनाए रखने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मानक और सिद्धांत की स्थापना करने के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ। तीसरा क्या? तीसरा हम कह सकते हैं
कि मानव के नैतिक उत्थान के लिए, मानव के नैतिक उत्थान के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट, चौथा बड़ा सिंपल वे में बोल सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए नीति शास्त्र की जरूरत हुई। ठीक है, मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, इंद्रियां होती हैं। ठीक है, इन इंद्रिया या स्वार्थ होता है, इनसे प्रेरित होकर स्वार्थ होता है, और स्वार्थ के कारण क्या होता है? स्वार्थ के कारण संघर्ष होता है। ठीक है, विवाद होता है। इनको कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? नीति शास्त्र की जरूरत पड़े। तो हम इस तरह से 4-5 पॉइंट हमने बता दिया कि नीति शास्त्र का विकास कैसे हुआ, क्यों किया गया, कि सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना है तो करना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना है तो किसी मानक और सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, उसमें नीति शास्त्र उपयोगी है, इसलिए इसका विकास हुआ। मानव के नैतिक उत्थान के लिए विकास हुआ। फिर इच्छाएं, भावनाएं, इंद्रिया या स्वार्थ के कारण संघर्ष और विवाद होता है, उसको कम करने के लिए नीति। फिर हम लिख सकते हैं कि वैश्विक चेतना के रूप में वैश्विक समस्याओं का प्रभाव वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। जैसे आतंकवाद, ठीक है, पर्यावरण क्षरण, ठीक है, इत्यादि वैश्विक मामले हैं। समस्याओं का प्रभाव वर्तमान समय में बढ़ रहा है, तो इसका निराकरण के लिए नैतिक शास्त्र का विकास हुआ। क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं? ठीक है, तो ये विकास की बात समझ। अब स्लाइड पे चलते हैं, बहुत ऐसे समझा लिया, अब देखो स्लाइड पे चलते हैं। नैतिक चेतना क्या है हमने बता दिया। क्या बताया नैतिक चेतना में? हमने नैतिक चेतना में यही बताया एक मिनट, स्लाइड थोड़े से। हाँ, हमने नैतिक चेतना को इसको अच्छे से डिस्कशन किया और हमने बता दिया कि देखो भाई, नैतिक चेतना क्या है? उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा आदि नीति संबंधी प्रत्ययों की चेतना ही नैतिक चेतना है। हमने ये बताया था कि संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष का समन्वय होता है और उसकी अभिव्यक्ति आचरण एवं व्यवहार में दिखता है। यही तो बताया था। मनुष्य सहज प्रवृत्तियां अर्थात भावनाएं, इच्छाएं, इंद्रिया आदि एक तरफ खींचता है, बुद्धि उसको नियंत्रित, निर्देशित करती है, दूसरे तरफ ले जाता है। और कई बार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित या तत्कालिक क्षणिक लाभ या व्यापक दीर्घकालिक लाभ, वासना, बुद्धि परिस्थितियों की जटिलता आदि के कारण क्या होता है? द्वंद्व स्टार्ट होता है। द्वंद्व की बात किए थे तो उसमें मोरल सिचुएशन की स्थिति आ जाती है, मोरल सिचुएशन आ जाता है। उस समय जब भी द्वंद्व होगा तो नैतिक चेतना का जागृत होगा, हमने पहले बता रखा है। ठीक, अब नीति शास्त्र का विकास ही क्यों हुआ? तो हमने कहा कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और स्वार्थों में भेद रखता है, जिसकी वजह से संघर्ष स्टार्ट होता है। और संघर्ष स्टार्ट होता है जिसमें अब सामंजस्यपूर्ण स्थिति या सामाजिक जीवन बिताना है, तो फिर क्या? नीति शास्त्र का विकास होगा। ठीक है, नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करना है कि समाज, अब हम कैसे कहें कि ये चीज उचित है या अनुचित है, वो नियम और कानून कौन बनाएगा? नीति शास्त्र, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मानव का नैतिक उत्थान करना है, इसलिए विकास हुआ। ठीक है, मानव की जो हम कहें सद्गुण, दुर्गुण जो हैं, उनको कम करने के लिए, उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो दुर्गुण की तरफ ले जा रही हैं, ठीक है ना, वासनाएं, उनको कम करने के लिए इसका विकास हुआ। फिर हमने कहा कि समाज में, ऐसा नहीं है, समाज में, विश्व में भी समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण का क्षरण है, आतंकवाद है। ऐसी समस्याओं से ग्रसित हुआ तो विश्व चाहा कि नीति शास्त्र पे बात होना चाहिए, इसलिए नीति शास्त्र का विकास हुआ। ठीक, तो ये बात हमने बताया।
अब जरा सा नैतिकता का वर्तमानकालीन संदर्भ देख लेते हैं। नैतिकता का वर्तमानकालीन संदर्भ क्या है? तो देखो, अब इसको भी थोड़ा समझ लें कि सुकरात क्या बोलता है। सुकरात ये बोलता है कि देखो, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब अनपरखा जीवन जीने योग्य नहीं होता है। सुकरात का ये वर्ड है, कभी भी कोट कर सकते हो कि अनपरखा जीवन जीने योग्य नहीं होता। ठीक है। नैतिकता की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसा है कि देखो, विज्ञान आया तब से मानव के जीवन में क्या हो गया, जो बहिर्जगत है ना, बहिर्जगत या भौतिक जगत कहें, भौतिक जगत या बहिर्जगत का बहुत तेजी से रूपांतरण हुआ। इतना तेजी से रूपांतरण हुआ विज्ञान के आने से, मानव के भौतिक जगत में बहुत तेजी से विकास हुआ। और इतना तेजी से विकास हुआ कि आदमी बैलगाड़ी से लेके जेट के युग में आ गया, जेट युग में प्रवेश कर गया। इतना तेजी से विज्ञान विकास किया। और वहीं पे जो मानव का गति देखा जाए, अब यही इसको बात समझो कि विज्ञान भौतिक जगत में इतना तेजी से रूपांतरण किया, भौतिक जगत में या बहिर्जगत में, भौतिक जगत में इतना तेजी से रूपांतरण किया। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो कि हम लोग बैल से लेके जेट युग में आ गए। वही मानव की बात करें, मानव जितना तेजी से ये बहिर्जात विकास हुआ, बहिर्जगत में विकास हुआ, वैसे ही मानव के अंतर जगत में नहीं हुआ। अंतर जगत में विकास नहीं हुआ। अर्थात हम कहें कि सामाजिक जीवन को नए ज्ञान के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया गया। बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठित नहीं, हमने विज्ञान किया और विज्ञान के आने से भौतिक जगत में रूपांतरण हुआ, जैसे कि वेल से लेके हम जेट युग तक प्रवेश करके। लेकिन मानव के अंतर जगत में जो होना चाहिए विज्ञान के आने से, सामाजिक जीवन के नए ज्ञान के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए, वो उतना तेजी से नहीं हुआ। अर्थात इसकी धीमी गति रही, पुनर्गठित नहीं किया। जितना तेजी से रूपांतरण हो रहा है, उतना तेजी से मानव अपने अंतर जगत को रूपांतरण नहीं किया, सामाजिक जीवन को नए ज्ञान के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया। अर्थात हम कहें कि जो बैलगाड़ी है, मन की बैलगाड़ी, वो हमारे मध्ययुगीन जो संस्कार हैं वही खींच रहे हैं अभी भी। जबकि विज्ञान से हम लोग कहां तक आ गए, विज्ञान को छोड़ के मॉडर्न में आ गए। ठीक है ना, विज्ञान को छोड़ के नहीं, विज्ञान को लेके मॉडर्न युग एरा में जी रहे हैं। लेकिन हमारा संस्कार कैसा है? मध्ययुगीन ही संस्कार है। और हाल ये हुआ कि विज्ञान के आने से जो हमारे परंपरागत मूल थे, उन मूल्यों पे क्या हुआ? मूल्य विश्वास पे चोट पहुंचा। विज्ञान का इतना भौतिक रूपांतरण हो गया कि हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं, विश्वास हैं, उस पर चोट पहुंचने लगा। मानव बैलगाड़ी से चल रहा था, मध्ययुगीन संस्कार था, तारतम्य नहीं रखा, और यहां तक हुआ कि मानव मानवतावादी शब्द ही भूल गया, प्रसार नहीं किया, प्रसार करने में असफल रहा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि विज्ञान ने बहिर्जगत में कितना रूपांतरण किया, और ये विज्ञान हमारे परंपरागत मूल्यों को और विश्वासों पे प्रहार किए हैं। और मानव अंतर जगत में जो सामाजिक जीवन में नए ज्ञान के आधार पे पुनर्गठित करना चाहिए था, विज्ञान के आधार पे जो विज्ञान नए ज्ञान दे रहा है उस पर पुनर्गठित करना चाहिए था, लेकिन हम सामाजिक जीवन को पुनर्गठित ही नहीं किए, वही मध्ययुगीन संस्कार को लेके जीते आ रहे हैं। अब ये
आलम आ गया कि मानवतावादी नामक जो शब्द है हम छोड़ दिए, मूल्यों की स्थापना नहीं कर पा रहे, बहुत तेजी से हमारे मूल्यों और विश्वासों का गला घोटा जा रहा है। तो वर्तमान चिंताएं की बात जो कर रहे थे कि वर्तमान समय में चिंताएं हैं क्या, तो वर्तमान संदर्भ हमने बता दिया विज्ञान और मानव में क्या है, चिंताएं क्या है। चिंताएं ये हैं वर्तमान समय में, या हम ये कहें कि वर्तमान स्थिति क्या है नीति शास्त्र में, नैतिकता की वर्तमान स्थिति क्या है, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वर्तमान स्थिति देखें नैतिकता की, ये तो आप लोग लिख ही लोगे, भ्रष्टाचार, दबा के मूल्य विहीन भौतिक प्रवृत्ति, मूल्य विहीन भौतिक प्रवृत्ति। नैतिकता की वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, भौतिक लोग भौतिक सुख के पीछे, भौतिक सुख के पीछे भागे जा रहे हैं। धार्मिक रूढ़वादिता, कट्टरता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, लिखो ना कितना लिखोगे, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, वैमनस्य, जाति भेद, जाति भेद, लिंग भेद, यहीं पे लिंग भेद भी कर लेना, ठीक है। आतंकवाद, आतंकवाद, पर्यावरण संकट, पर्यावरण संकट, ठीक है। मूल्यों का पतन, मूल्यों का पतन, ठीक है। ये वर्तमान स्थिति है नैतिकता की। भ्रष्टाचार झोला भर के देखने में मिलेगा, भ्रष्टाचार खूब है, मूल्य विहीन भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक सुख के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, धार्मिक रूढ़वादिता बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है, जाति भेद हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है, आतंकवाद, पर्यावरण के संकट, मूल्यों की पतन, ये सारी वर्तमान स्थिति है। तो हम बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे इससे पहले, कि नैतिकता की वर्तमान कालीन संदर्भ देखा जाए तो हमने इसकी बात किया था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज वर्थ लिविंग। ये किसने बोला था? सुकरात ने बोला था कि अनपरखा जीवन जीने योग्य नहीं होता है। और विज्ञान और मानव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, इस बात को हमने बताया। फिर इस बात को बताने के बाद हमने कहा कि वर्तमान समय में नैतिकता की क्या चिंताएं हैं। चिंताएं यही है, भ्रष्टाचार है, ये सारे हमने बताया। नैतिकता की स्थिति क्या है वर्तमान में? मूल्यों का पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मूल्य विहीन भौतिक प्रवृत्ति, भौतिक सुखवाद, धार्मिक रूढ़वादिता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, जाति भेद, आतंकवाद, लिंग भेद, पर्यावरण, ये वर्तमान स्थिति है इस समय। अब ये वर्तमान स्थिति पे एक बहुत बड़ी चीजें आ रही हैं। बात ये है कि इन वर्तमान स्थिति पे हम करें तो करें क्या? हम वर्तमान चिंताओं को सॉल्व करें तो करें क्या? और इन चिंताओं को अगर देखा जाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं? समाज में मूल्यों का बीजारोपण करके, मूल्यों का बीजारोपण करके बीजारोपण करके किया जा सकता है। जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किससे कर सकते हैं? समाज में मूल्यों का बीजारोपण करें। लेकिन भाई कैसे करें? बात तो यही है ना, कैसे करें? कैसे ये मूल्यों को संरक्षित किया जाए? मूल्यों को संरक्षित कैसे किया जाए? संरक्षित कैसे किया जाए? बात तो यहां पे उठती है, किस आधार पे संरक्षित किया जाए? तो इस संदर्भ में नैतिकता की बात उभर के आ रही है कि समाज में मूल्यों का बीजारोपण करेंगे तभी ये जाके ये वर्तमान स्थिति जो चिंताएं हैं उससे निराकरण हमें मिल सकता है। ठीक है ना? वर्तमान समय में चिंताएं की वो हमने बात कर ली। चिंताओं का निराकरण कैसे हो सकता है? निराकरण हम कैसे कर सकते हैं? देखो कि व्यक्तिगत स्तर पे हम मूल्यों का बीजारोपण करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे तो हमारा क्या होगा? समाज में भी जाएगा, समाज में भी जाएगा, समाज में होगा, फिर राजनीतिक स्तर पे करेंगे, ठीक है, शासन में, शासन और प्रशासन में,
प्रशासन में हम नैतिक मूल्यों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, नैतिकता का विकास होगा। लेकिन हम यहाँ कुछ और बताएंगे आपको। आप लोग दो थिंकर का व्यक्तित्व निर्माण के, ये पर्सनालिटी स्कूल के बोलते हैं, व्यक्तित्व निर्माण के या पर्सनालिटी स्कूल के दो विद्वान हैं। व्यक्तित्व निर्माण के दो हैं, एक बेनेडिक्ट रूथ, ठीक है, और एक है मार्गरेट, ठीक है ना। इन दोनों की बात है, जरा सा समझना, इस बात को समझना। बेनेडिक्ट रूथ क्या बोलती हैं? बेनेडिक्ट रूथ ये बोलती हैं कि व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होता है, व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय से समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र, आप जोड़ लेना, राष्ट्र बनता है। ये भी मार्गरेट भी बोलते हैं, लेकिन इनका एरो नीचे है। बेनेडिक्ट रूथ ये बोलती हैं कि अगर हमें किसी समाज, राष्ट्र को जैसा हम व्यक्तित्व देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे राष्ट्र में क्या हो, नैतिक हो, सब लोग भ्रष्टाचार, सोचो कि जीरो भ्रष्टाचार हो, तो बेनेडिक्ट रूथ का कहना था कि व्यक्ति के स्तर पे काम करो सबसे ज्यादा। यही व्यक्ति कल 10 साल के बाद बड़ा होगा तो समूह में यही व्यक्ति धीरे धीरे होगा, और ये समूह में जाएगा, समुदाय में जाएगा, समाज में जाएगा, और अंत लास्ट समय में राष्ट्र पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। बात समझो, भ्रष्टाचार हटाना है तो यह मार्गरेट के रूप से हम राष्ट्र से करें और व्यक्ति को तक पावर पहुंचाएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। बेनेडिक्ट रूथ बोलते हैं कि नहीं बाबा, व्यक्ति जो है ना, उसको नैतिक रूप से जागृत करो। अगर ये नैतिक रूप से जागृत होगा तो एक एक व्यक्ति को ऐसे जागृत करोगे, वही क्या करेंगे, समूह बनाएगा, और वो नैतिक रूप से समूह क्या होगा, प्रबल होगा, बहुत अच्छा होगा नैतिक रूप से। समुदाय फिर बनाएगा तो समुदाय भी बहुत अच्छा होगा, समाज बनाएगा तो समाज भी बहुत अच्छा होगा नैतिक रूप से, और लास्ट में वो राष्ट्र बनाएगा, वह बहुत बढ़िया होगा। ये बेनेडिक्ट रूथ का है, आप बता सकते हो। मार्गरेट क्या बोलते हैं? मार्गरेट ये बोलती हैं कि देखो भाई, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होना चाहिए, समाज से होना चाहिए। जैसा समाज होता है ना, वैसा ही व्यक्ति का कैसा हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है। जैसा समाज का व्यक्तित्व होगा, अगर मान लो कि समाज में हिंसा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो व्यक्ति भी कैसा होगा, हिंसक होगा, व्यक्ति भी कैसा होगा, हिंसक होगा। तो वही बात ये भी बोल रही है, लेकिन देखने का नजरिया यही है कि ये व्यक्ति से लेके समाज तक जा रही है, लेकिन मार्गरेट क्या रहे हैं, दोनों फीमेल हैं, और ये समाज से लेके व्यक्ति तक आ रही है कि व्यक्तित्व का निर्माण या चरित्र का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, अब जरा सा ये बात उठाए, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ करते हैं। पहले इस बात को बेनेडिक्ट रूथ और इसको खत्म कर लेते हैं, इस बात को कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम अच्छे से। एक बात करते हैं, व्यक्ति से क्या बनेगा, समूह बनेगा, और समूह से हमारा समुदाय, ठीक है, और समुदाय से हमारा समाज बनेगा। ये हमारा हो गया। बेनेडिक्ट रूथ हमारा क्या बोलती हैं, ये फॉलो करती हैं, और मार्गरेट क्या बोलते हैं कि समाज है। ये बोलते हैं कि देखो, जैसा व्यक्ति होगा ना, वैसा ही समाज बनाएगा। अगर हिंसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा, हिंसक होगा, या बहुत कहते हैं ना कि चोरी करने वाला होगा, तो वो क्या होगा, समाज भी चोरी की तरह होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। और वहीं मार्गरेट क्या बोलते हैं, मार्गरेट बोलती हैं कि नहीं भाई, जैसा समाज होगा वैसा व्यक्ति, उसका नेचर हो जाता है व्यक्ति का। हम इन चीजों का, मार्गरेट और रूथ का यूज करेंगे किस पे, हम इस बात को बताने के लिए कि अगर हमें नैतिकता लाना है, जैसे कि हम नैतिकता के निराकरण कैसे कर सकते हैं, जो चिंताएं हैं वो निराकरण कैसे कर सकते हैं, तो व्यक्ति के स्तर पे हम क्या करें, नैतिक करें, व्यक्ति के स्तर पे नैतिक करें। कैसे कर सकते हैं, परिवार से कर सकते हैं, माता पिता से कर सकते हैं, अभी पीछे पढ़ा था वही, माता पिता से। मित्र संग कैसा हो, मित्र का संगत अच्छा हो, ठीक है, मित्र संगत अच्छा हो, लिंग विभेद ना करे, ठीक है ना, समानता रखता हो, ये ना करे, ठीक है। फिर शिक्षा से कर सकते हैं, शिक्षा अच्छे से दे दिया, विद्यालय के द्वारा किया जा सकता है,
अच्छे अच्छे मूल्यों से इनके क्या करें, व्यक्ति को करें, यही व्यक्ति जाके समूह बनाएगा और यही समुदाय बनाएगा और अंतोगत्वा मतलब क्या, लास्ट में समाज कैसा होगा, बहुत प्रॉस्पर होगा, बहुत सुखी समाज होगा, बहुत प्रबल उचित कहते हैं ना कि उच्च दर्जे का होगा समाज। और फिर वह समाज जब बन जाएगा ना, तो ये मार्केट वाला लॉ लगने लगेगा, वहां के व्यक्ति भी हिंसक नहीं होंगे, जो बच्चा पैदा होगा वो शुरू से मन मस्तिष्क में उसके बीजारोपण हो चुका रहेगा नैतिक मूल्यों का। आप जरा सा ये बताओ कैसे इससे निराकरण कर सकते हैं। भाई यही व्यक्ति सामाजिक जीवन में है, तो सामाजिक जीवन क्या होगा, प्रॉस्पर होगा, सुखमयी होगा, हो गया। राजनीतिक जीवन में यही लोग राजनीतिक जीवन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, नीतियां क्या बनाएंगे, नीतियां बहुत अच्छी तरह से नीतियों का बनाया जाएगा, क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे से होगा। ये इन्हीं के लोग, इसी में से कोई प्रशासन में होगा तो वो अव्वल दर्जे का प्रशासन होगा, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेगा, वो वंचितों के प्रति प्रेम रखेगा या वंचितों का कल्याण करेगा। इसके मन में या समाज के मन में ऐसा नहीं होगा कि सांप्रदायिकता होगी। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, हम एक वर्ड में लिखे फ्लो चार्ट बना दें और ये बता सकते हैं ऐसा अगर नहीं होगा, नैतिक मूल्य नहीं होगा तो वो विनाश की तरफ जाएगा, राजनीतिक रूप से खराब होगा, आर्थिक रूप से खराब होगा, सामाजिक रूप से खराब होगा। एग्जाम्पल पाक में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, आर्थिक रूप से तो बैठा हुआ है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर एक समाज में ऐसा हो, लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए। तो नैतिक पे निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, निराकरण की बात समझ में आया, हम ये दो चिंताओं का निराकरण कर सकते हैं। अब प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता की बात आती है। प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता क्यों इसका है, इससे पहले हमने आपको जो बता दिया है, इसको लास्ट रखते हैं डिस्कशन करने के लिए कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है, हमने बता दिया, एथिक्स, एथिका, ठीक है। संक्षेप में हमने विलियम लेली की भी चर्चा कर ली है और नीति शास्त्र के आचरण के हर एक पहलू, क्या उचित है, अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अध्ययन करता है नीति शास्त्र, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में उचित अनुचित का निर्धारण कैसे करें, क्या नैतिकता के निर्धारण का कोई सार्वभौम मानदंड है, इन सब बातों की विवेचना कौन करता है, नीति शास्त्र करता है, ठीक है ना। हमने ये सारी बातें बता दी, ठीक। अब डेफिनेशन भी हमने ये सारे बता दिया। लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रशासनिक संदर्भ में, ठीक। और इसके बाद हम लोग बाइंड करते हैं इसको। अब देखो क्या प्रशासनिक संदर्भ में देखना है, तो प्रशासनिक अधिकारी के पास देखा जाए ऐसा आता है ना कि कोई इसको अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हो, कर्तव्य को क्या कर रहा हो, निर्वहन कर रहा हो, वो निर्वहन के समय में कई विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, ठीक है। विषम परिस्थितियां ही क्या, दुविधा भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई विधि, कोई नियम, कोई कानून का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि वो अपने स्वविवेक से काम लेता है, ठीक है। स्वविवेक के आधार पे क्या करता है, निर्णय लेता है, और स्वविवेक पे निर्णय से ही प्रशासनिक अधिकारियों को पता चल जाता है कि वो कितना सत्यनिष्ठ हैं, कितना ईमानदार हैं, कितनी इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि है, कैसी इनकी अभिव्यक्ति है। इस सब के बारे में उजागर कौन करेगा, स्वविवेक का जो अधिकार है इनका। और इसके आधार पे इसका प्रशासनिक अधिकारी का परख हो जाता है। जो भी स्वविवेक होगा, अगर मान लो स्वविवेक का वो दुरुपयोग करेगा, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा स्वविवेक का अधिकार का यूज करेगा, उसका पता चल जाएगा कि हाँ प्रशासनिक अधिकारी कैसा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी निर्णय लेगा प्रशासनिक अधिकारी, ये बात को समझो, कोई भी निर्णय लिया तो वो निर्णय केवल उस पे पड़ता है, निर्णय किस पे पड़ता है, प्रभाव उसके पूरे समाज पे पड़ता है, उस निर्णय का प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है, और उसका प्रभाव हो सकता है कि उसका परिणाम क्या हो,
जो निर्णय लिया उसका परिणाम कैसा हो, परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब पड़ा किस पे, समाज पे पड़ा ना, पूरे समाज पे। एक निर्णय उसके पूरे समाज पे प्रभाव डालता है, तो अच्छा बुरा का बात कहां पे होगा, परिणाम पे। भाई अच्छा हुआ तो सब बल्ले बल्ले, लेकिन अगर बुरा हुआ तो जवाबदेही, अपने निर्णय के प्रति जवाबदेह कौन बनेगा, यही बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। सार्वजनिक सार्वजनिक बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे कि सार्वजनिक नीतियां हैं, सार्वजनिक नीतियों को क्या चलाना है, जमीनी स्तर पे लाना है, और सार्वजनिक नीतियों को जमीनी के स्तर पे क्रियान्वयन भी कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है, अगर वो कैसा है, अगर इथिकल है, नैतिक है, तो वो तो क्रियान्वयन बहुत अच्छा मस्त मौला करेगा, लोग वहां के खुश भी होंगे। नीति भी बनाएगा, अगर नीति भी बनाएगा तो कैसा बनाएगा, समाज के हित के लिए नीति बनाएगा, अगर वो नैतिक है तो प्रशासनिक संदर्भ में नीति की बात हम कह रहे हैं तो उसको स्वविवेक का अधिकार है। ठीक है, अब हम समरी करते हैं ज्यादा बताने से कि प्रशासनिक अधिकार का नैतिकता की बात क्या हो, प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता की बात है। तो प्रशासनिक संदर्भ में हम बात करें तो हमने बताया कि कई बार विषम परिस्थितियों में काम करना होता है, विषम परिस्थितियां। ठीक है, कभी कानून नियम अस्पष्ट नहीं होता है, ऐसा काम करना होता है। तो इस समय में प्रशासन में क्या होना चाहिए, नैतिक रूप से जागृत होना चाहिए, नैतिक रूप से जागृत होना चाहिए, या प्रबल नैतिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, विषम परिस्थितियों में विवेकाधिकार इसको दिया गया है। विवेकाधिकार, ये विवेकाधिकार या स्वविवेक के माध्यम से कई बार निर्णय लेता है वो, और वो निर्णय जैसा होगा, अगर सत्यनिष्ठ होगा तो वो स्वविवेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, जनता के हित के लिए करेगा। तो प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता की बात आती है कि कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो स्वविवेक का निर्णय लेना है वो अच्छा ले। फिर बात करेंगे कि जो भी निर्णय लेगा, अगर वो निर्णय लेगा तो पूरे समाज पे प्रभाव पड़ता है, तो वो समाज के प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको कैसा होना चाहिए, नैतिक रूप से जागृत होना चाहिए, तभी वो समाज पे अच्छा प्रभाव डालेगा। अगर खराब डालेगा तो जवाबदेहिता भी बनेगा इसी का। सामाजिक, हम कहें कि सार्वजनिक जो नीति होती है, सार्वजनिक नीति बनाना हो, वो चाहे नीतियों का क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, ये यही करते हैं। क्रियान्वयन कौन करता है, प्रशासनिक करते हैं। इसलिए अगर कहते हैं ना कि नैतिक रूप से प्रशासनिक अधिकारी नैतिक रूप से अच्छा होगा तो नीतियों का क्रियान्वयन भी अच्छा करेगा ग्राउंड लेवल पे, और नीतियों का निर्माण भी करेगा जिससे समाज का भला होगा। सार्वजनिक हित क्या करेगा, सार्वजनिक हित सुरक्षित करेगा। ठीक है ना भाई, सार्वजनिक गुणवत्तापूर्ण सेवा देना है तो इसमें नैतिकता की बात आती है। लोक निधि का सदुपयोग करना है तो हमें कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, तभी वो सदुपयोग कर पाएगा। और जान माल की रक्षा करना है किसी आपदा में, तो जान माल को प्रायोरिटी देगा, कब देगा, जब नैतिक रूप से उच्च होगा। तो प्रशासनिक संदर्भ में हम लोग नैतिकता देख लिए कि क्या बात हो रही है, प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता क्यों जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर वही कह रहे ना कि समाज से प्रशासनिक अधिकारी किसको सर्व करता है, प्रशासनिक अधिकारी समाज को सर्व करता है, और समाज से व्यक्ति नीचे आता है ना, तो व्यक्ति का गरीब होना, वंचित होना, ये मार्गरेट मीड का जो थ्योरी बताए थे, समाज का प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है, और समाज को शासित कौन करता है, प्रशासन अधिकारी करता है। अगर अच्छा किया तो व्यक्ति भी अच्छा होगा, अगर ये खराब किया तो ये भी खराब होगा, समाज भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, सत्यानाश हो जाएगा राष्ट्र का। सोच के देखना, लिंक करना, ये मार्गरेट मीड वगैरह का लिंक करना। ठीक है ना, ये हमने बता दिया। अब लास्ट वन हम लोग बस एक चीज और समझ लेते हैं कि हमने कहा था कि मानव का आचरण या चरित्र कैसे बनता है। ये बात हमने नहीं बताया, उसी समय बताना था लेकिन दिमाग से निकल गया कि कैसे होता है। देखो कि नीति शास्त्र में हमने बोला था, नीति शास्त्र में कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले कैसा होना चाहिए, सामान्य मानव होना चाहिए।
सामान्य मानव होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऐच्छिक कर्म पे उचित या अनुचित की बात करेंगे, उचित या अनुचित की बात करेंगे। ऐच्छिक कर्म होगा तभी करेंगे। अब देखो कैसे, अब इसको हम चरित्र से जोड़ रहे हैं। इस बात को देखो कि हमने बताया कि उचित या अनुचित, उचित या अनुचित, ठीक है। उचित का मतलब क्या, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, या करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। नियम के अनुसार करना चाहिए। अगर उचित नियम के अनुसार करना चाहिए और वो इसका बार बार, या कहें कि कर्तव्य, कर्तव्य हो जाए। करना चाहिए का मतलब क्या, कर्तव्य, कर्तव्य का बार बार क्या करे, उचित कर्तव्य का बार बार अभ्यास करे, उचित कर्तव्य का बार बार अभ्यास करेगा तो क्या बन जाएगा, आदत बन जाएगा। और इस आदत से हमारा क्या होगा, चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। देखो कोई मानव उचित कर्म करेगा, नियम के अनुसार करेगा या कर्तव्य समझ कर करेगा और बार बार अभ्यास करेगा तो उसकी आदत बन जाएगी और उस आदत से चरित्र का निर्माण होगा। और चरित्र का निर्माण बन जाएगा अर्थात ये स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव का अंग बन जाएगा, जैसा स्वभाव होगा अंग बन जाएगा। उचित कर्मों वाला जो ऐसा होगा सर, जैसा चरित्र बनेगा उसको बोलते हैं क्या, सदचरित्र, सदचरित्र बोलते हैं, सदचरित्र बोलते हैं, ठीक है ना। वही अनुचित का मतलब नियम के अनुसार नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, नहीं करना चाहिए वो करेगा और इसका अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा तो उस अभ्यास की वजह से इसकी आदत बन जाएगी और इस आदत की वजह से इसका चरित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा। और चरित्र बन जाएगा तो ये कैसा कहलाएगा, दुष्चरित्र बन जाएगा, दुष्चरित्र बोलते हैं सदचरित्र उचित कर्म को। तो पूछा जाएगा कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है, तो सीक्वेंस में आपको लिखना चाहिए। सीक्वेंस में आप बता देते हैं कि चरित्र का निर्माण कभी भी पूछ लिया जाए कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है, तो मानव के आचरण, मानव के आचरण, उचित अनुचित हम एक लेके समझ चाहते रहे। उचित अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा तो क्या बनेगा, अभ्यास करेगा तो आदत बनेगा और आदत बनेगा तो आदत से इसका चरित्र का निर्माण होगा और चरित्र से बनेगा तो क्या होगा, सदचरित्र कहलाएगा। और सदचरित्र ही व्यक्ति, जो सदचरित्र व्यक्ति होते हैं, पेन रुक रहा है वो, जो सदचरित्र व्यक्ति होते हैं उनको ही सद्गुण कहते हैं, सद्गुणी बोलते हैं, सद्गुण, ठीक है ना, सद्गुण बोलते हैं। मानव के आचरण अगर उचित है, उचित कर्मों का अभ्यास कर रहा है तो वो आदत बन जाएगा, आदत बन जाएगा तो उसका चरित्र का निर्माण होगा, सच्चरित्र कहलाएगा। जब सच्चरित्र व्यक्ति होता है उसी के अंदर सद्गुण आते हैं। वैसे ही फिर अनुचित ले जाओ, ठीक है, अनुचित का अभ्यास करेगा तो उसकी आदत बन जाएगा, चरित्र होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, वो दुष्चरित्र कहलाया जाएगा और उसके अंदर गुण होगा, सद्गुण ना होके क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस बता दिया। ये कभी भी अगर कहा जाएगा कि सद्गुण क्या होता है, दुर्गुण क्या होता है, तो सद्गुण और दुर्गुण को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई सजेशन होगा उसको भी बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।